नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने द फ्यूचर्स एजुकेशन में। दोस्तों, हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति में दोस्तों हमने आर्टिकल 52, 53, 54 और 55, 52, 53, 54 तो हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 55 कुछ पढ़ लिया था और कुछ आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 55 और 55 में भी हमने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में पढ़ा था। अप्रत्यक्ष क्या होता है कि जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए और सीधे सीधे भाग नहीं लेती तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव ये होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए और सीधा भागीदारी निभाती है। ये प्रत्येक था। प्रत्येक चुनाव का जो हमने दो विधियां पढ़ी थी, एक तो क्या पढ़ा था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, और दूसरा पढ़ा था हमने लिस्ट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान। ठीक है दोस्तों, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान, राष्ट्रपति के चुनाव में ये मत प्रणाली अपनाई जाती है। अब दोस्तों, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व है और एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली, मतदान तो गुप्त होता ही है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। क्या है देखो, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व, साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने संघात्मक जो व्यवस्था है हमारी, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। कैसे कि उन्होंने दो बातें स्पष्ट की। पहली क्या कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सम्मान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात उन्होंने जो जोर दी वो क्या है कि संघ या केंद्र व राज्यों की भागीदारी
समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नागरिक की जो भागीदारी है वो समान होनी चाहिए और संघ या राज्यों की भागीदारी, संघ और राज्यों की भागीदारी भी बराबर होनी चाहिए। यह हमारे संविधान निर्माताओं ने संघात्मक व्यवस्था को विशेष ध्यान में रखते हुए इन बातों का ध्यान रखा है। अब ये कैसे रहेगा देखो, समानुपातिक के लिए करना क्या होगा दोस्तों कि प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालना होगा कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है, जितने विधायक हैं, उन विधायकों का भाग जनसंख्या में दे करके और फिर प्रत्येक जो विधायक है उसका एक मत मूल्य निकाला जाएगा। कैसे देखो, मत मूल्य निकालना या निर्धारित करना कैसे, इसका दोस्तों एक फॉर्मूला है। क्या है कि राज्य की कुल जनसंख्या उन्नीस सौ 71 के अनुसार के आधार पर, या हम ये कहें कि 1971 की ही जनसंख्या मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और भाग में 1000 का जो भाग है, ये संख्या के आंकड़ों को छोटा करने के लिए, उससे ज्यादा इसका कुछ ज्यादा महत्व है नहीं। देखो, मान लेते हैं किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है, ठीक है दोस्तों। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मान लेते हैं 10 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा। अब एक विधायक का मत मूल्य 1 लाख होगा, तो हमारे जो इंडिया में 28 राज्य हैं उनके विधायकों का मत मूल्य भी अलग अलग है, तो ये संख्या बहुत ज्यादा, यानी ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको कम करने के लिए हमने क्या किया कि 1000 का जो भाग दे दिया, यानी कि इसको छोटा करने के लिए। अब हम कह सकते हैं कि एक विधायक का जो मत मूल्य है वो है 100। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो है 129। वो कैसे निकाला जाएगा कि राज्य की कुल जनसंख्या कब की, 1971 की, ठीक है दोस्तों। और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो विधानसभा की सीटें राजस्थान में कितनी हैं, 200। तो 200 सीटों का राजस्थान की जनसंख्या में भाग देंगे तो हमें जो 1000 से भाग देने के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होगा वो 129, और ये ही राजस्थान के विधायक का मत मूल्य होगा। ठीक इसी प्रकार से हम किसी भी राज्य का मत मूल्य निकाल सकते हैं। तो जो पहली बात संविधान में लिखी गई क्या कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी राष्ट्रपति चुनाव में बराबर होनी चाहिए, तो ये इस प्रकार से प्रत्येक नागरिक की भागीदारी बराबर सुनिश्चित कर दी गई है। दूसरी बात लिखी कि राज्यों की और केंद्र की भूमिका बराबर होनी चाहिए। उसके लिए केंद्र के जो सांसद हैं, हमने देखा कि सांसदों की संख्या जो है, सांसदों की संख्या 776 है, और सभी राज्यों के विधायकों की संख्या जो है, विधायकों की संख्या है वो 4120 है। अब इन 4120 का मत मूल्य और 776 का मत मूल्य बराबर होना चाहिए, तब केंद्र और राज्यों की भूमिका पर सम्मान हो जाएगी। कैसे देखो, सांसदों का कोटा मत मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा कि
उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है कि सभी राज्यों सांसद, सभी राज्यों की विधानसभाओं के वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। साथियों, इसमें 1000 वगैरह का भाग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सभी राज्यों के वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। हमने देखा था कि जो विधायकों के जो संख्या 4120 है, इनके जो कुल वैध मत हैं उनकी संख्या है 549,474। ठीक है दोस्तों, बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या 776। आपको पता है 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से, तो 776। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमें एक सांसद का जो मत मूल्य प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 708। ठीक है साथियों, अब 708 को और 776 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 549,474। ये जो मत मूल्य है ये कुल सांसदों का आ गया। ठीक है, और ये जो मत मूल्य है ये कुल विधायकों का आ गया। तो ये संख्या एक्यूरेट, सॉरी ये 408, ये जो संख्या है ये बराबर नहीं होगी, लेकिन बहुत हद तक ये समान आंकड़े तक पहुंच गए हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं, 549,474 और 549,408, तो ये कुल संख्या हो जाएगी 10,98,882। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दो बातें संविधान में स्पष्ट की गई हैं, पहला क्या कि नागरिकों की भूमिका, प्रत्येक राज्य के नागरिकों की भूमिका समान होनी चाहिए, तो वो विधायकों का मत मूल्य निकाल करके सम्मान की जाती है। और फिर केंद्र और राज्यों की भूमिका समान होनी चाहिए, तो फिर वो विधायक और सांसदों की जो मत मूल्य है उसको निकाल कर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें कोटा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि अन्य जो बाकी जो चुनाव होते हैं उनमें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होने की वजह से जिसको ज्यादा मत मिलते हैं वो निर्वाचित हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जब तक किसी भी व्यक्ति को 51% वोट नहीं मिलता है तब तक वो निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता। और ये 51% कैसे निर्धारित किया जाता है, देखो मान लेते हैं दो कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोटों की संख्या 100 है। कुल वोट कितने हैं, 100 है। पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला चलता है, और वो क्या है, कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या बटे नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या +1 और +1। अब हमने माना कि कुल वैध मत हैं वो कितने हैं, 100 है। अब कुल वैध मतों की संख्या होगी 100 बटे पदों की संख्या, यानी कि भारत जो संघ है उसका राष्ट्रपति की पद की संख्या 1 ही है, तो यहां हम 1 लिख देंगे, +1 और +1, यानी कि 100 बटे 2 + 1 यानी 50 + 1 51। या हम सीधी सीधी देसी भाषा में बात करें तो आधे से एक ज्यादा मत होना अनिवार्य है। जब तक आधे से एक ज्यादा मत नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, या कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाएगा।
चुनाव डिक्लेयर नहीं होगा जब तक 51% वोट उसको नहीं मिल जाते हैं वोट शेयर। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एकल संक्रमणी। एकल संक्रमणीय या स्थानांतरणीय मत प्रणाली की दोस्तों, हमारे संविधान में अगर सबसे टफ कोई चीज है समझने वाली तो वो ये चीज है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने वाले सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको मत करते हैं अपने चॉइस के आधार पे, और उस चॉइस के आधार पे आपका जो मत है, एक मत होता है आपका और वो ट्रांसफर होता रहता है। यानी कि आपकी चॉइस है कि जैसे मान लो हम बात करते हैं कि ए, बी और सी 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, चॉइस कैसे निर्धारित की जाती है कि जब भी कोई बच्चा नौकरी की बात करता है ना, जब भी हमारे साथी जब कोई किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनका पहला जो टारगेट होता है ना वो बड़ी नौकरी पाना होता है, अच्छी, जिसमें अच्छी वेतन हो, रोब हो, रुतबा हो। यानी कि जो भी व्यक्ति तैयारी करता है वो सोचता है कि मैं आईएएस बनूं। किसी कारणवश वो आईएएस नहीं बन पाता, सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पाई, या मान लो उससे किसी अन्य वजह से वो आईएएस फाइट नहीं कर पाया। फिर वो चाहता है कि मैं आईपीएस बनूं, किसी कारण से वो भी नहीं बन पाया। फिर वो चाहता है कि मैं आरएएस बन जाऊं, किसी कारण वजह से वो भी नहीं बन पाया। फिर वो क्या सोचता है कि जब आईएएस नहीं, आईपीएस नहीं, आरएएस नहीं, तो चलो जीवन यापन के लिए कोई एसआई या कांस्टेबल ही सही, या कोई अन्य नौकरी सही। इसी प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्या चाहते हैं कि कोई जो वोटर है, मतदाता है, वो क्या चाहेगा कि वो चाहता है कि 1 नंबर पे उम्मीदवार ए है वो राष्ट्रपति बने। किसी कारण से ए नहीं बन पाता है तो फिर सी बने, और अगर सी भी नहीं बन पाता है तो फिर वो बी भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, वोट, कुल वोट है राष्ट्रपति चुनाव में मान लो 100। अब वरीयता के आधार पे मान लो ए को मिलते हैं ए, बी और सी। अब ए को मिलते हैं 40 मत, बी को मिलते हैं 35 और सी को मिलते हैं 25। अब जो दोस्तों हम देखते हैं कि किसी को भी जो कोटा है, और कोटा कितना है 51 वाला, वो कोटा किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हमें सेकंड, ये फर्स्ट लेवल है, इसका मतलब हमें सेकंड लेवल पे जाना होगा, सेकंड लेवल की गिनती हो। सेकंड लेवल की गिनती में होता क्या है कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनमें से नीचे के जो, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं उन वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाता है टॉप 2 में, ऊपर वाले 2 उम्मीदवारों में। आधे आधे नहीं, चॉइस के आधार पे कि मान लो 25 लोगों ने सी को पहली पसंद माना है, तो इनकी 25 लोगों की दूसरी पसंद या तो बी होगा या ए होगा। इस आधार पे हम इसका नेक्स्ट लेवल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पहली जो लेवल था उसमें सी को हमने बाहर कर दिया है क्योंकि ये सबसे नीचे हैं। अब सी के पास हैं 25 वोट, और इन 25 को चॉइस के आधार पे या तो ए के पास जाएंगे वो या बी के पास जाएंगे। हम अब मान लेते हैं कि इन 25 में से
8 वोट तो मिलते हैं ए को, और बाकी जो बचते हैं 17 वोट उनकी जो अगली पसंद है वो बी है। अब ये जो वोट शेयर मिला है ए और बी को, इसको हम इनमें जोड़ देंगे, +8 +17। अब इनका कुल वोट कितना हो गया, इनका 48 हो गया और इनका 52, यानी कि कोटा 51 का था और बी को कितने मिल गए हैं, 52%। इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है एकल स्थानांतरणीय या संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसे हम हस्तांतरणीय भी कह सकते हैं। अगर मान लो यही लेवल 3rd लेवल पे चला जाता है, हालांकि हमारे देश में आज तक किसी भी राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 2nd लेवल से ऊपर नहीं गया है, और 2nd लेवल का चुनाव भी 1969 का जो चुनाव था, किसका, वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी का जो चुनाव था, वो चुनाव एक बार 2nd लेवल तक गया है, बाकी किसी का चुनाव 2nd लेवल तक गया नहीं है। और यही चुनाव था जिसमें वीवी गिरी आज तक के सबसे कम वोट शेयर से जीते हैं, यानी 50.2 के आसपास उनको वोट शेयर मिला था। इसके अलावा कोई भी चुनाव 2nd लेवल तक नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।